आज जो बात करेंगे शुरुआत में फंडामेंटल्स की करेंगे। फंडामेंटल जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या वो हायर वैल्यूएशन पे हैं या फिर उनकी वैल्यूएशन अभी कम है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है वर्तमान में और पिछली, और उसी परफॉर्मेंस के बेंचमार्क पे आप उनमें आगे जाके क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, यह आप एक आइडिया ले सकते हैं और उस पर अपनी एक राय बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बेंचमार्क पे, जो कि है निफ्टी 50। पहला इंडेक्स बेंचमार्क है जिस पे मार्केट को देखा जाता है, निफ्टी 50। इस बेंचमार्क में 50 शेयर शामिल किए गए हैं जो बाजार की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि भारतीय मार्केट मजबूत है या कमज़ोर है। इसमें शामिल होने वाले शेयर्स अपनी मार्केट कैप की वजह से ही इसमें शामिल होते हैं, और परफॉर्मेंस और मार्केट कैप की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो समय समय पर देते रहेंगे। और कमेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ और समझना पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50, इसका वर्तमान मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 19 करोड़ 5,14,431 करोड़ का है। और वर्तमान में जो इसकी कल की क्लोजिंग प्राइस गई है 24,298 की है। और 52 वीक अगर हाई की बात करें तो इसने 25,078 का बनाया है, और 52 वीक लो की बात करें तो 18,838 का बनाया है। ये 52 वीक लो और हाई का मतलब हुआ कि ये वर्तमान में जो अभी प्राइस 24,298 थी उसके अकॉर्डिंग ये इसी साल 52 हफ्तों में, मतलब 365 दिन में 25,078 का अभी ही कुछ समय पहले इसने बनाया था। और पिछले साल जो इसकी 52 हफ्तों के शुरुआत हुई थी 18,838 में। वर्तमान पीई इसका जो चल रहा है, ये इसको नोट कर लीजिएगा, पीई होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इसकी 22.6 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.09 है, और डिविडेंड यील्ड है 1.25%, और CAGR 1 साल का है 23.9%, और CAGR 5 साल का है 17.1%, और CAGR 10 साल का है 12.4%। अब आप पूछेंगे कि आप इनकी CAGR ये कैसे बता रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, ये 50 कंपनियां जो भी काम करती हैं हम उनको एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक कंपनी है। इनकी इनकी अर्निंग, उन सबका एवरेज करके ही उनकी पीई निकाली गई है, उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकाली गई है, और ये कंपनियां अपनी डिविडेंड जो घोषित करती हैं, देती हैं, उनका एवरेज करके ही इसका डिविडेंड निकाला गया है। और अब आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में निफ्टी की CAGR 12.4 ही रही है, और 5 सालों में बढ़ के 17.1 हुई है। कितने से बढ़ गई? 13, 14, 15, 16, 17, 4-4.5% से बढ़ी है। पर अब उसके बाद आप पिछले 1 साल का देखेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, ऑलमोस्ट 24% के आसपास बढ़ी है, 23.9 जो दिख रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट में 1 साल में तेज़ी है। और डाउ की थ्योरी कहती है, जो अमेरिका के बड़े रिसर्च इन्वेस्टमेंट कम एनालिसिस्ट जो मार्केट की थ्योरी पढ़ाते थे, कि जब किसी मार्केट में तेज़ी आती है तो उसकी वेव्स चलती है 5 टाइम्स। तो ये तो मेरे हिसाब से पहला साल ही हुआ है, और ये कब तक चलेगा? उसके बाद 4 टाइम और बचेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि ये तेज़ी रुकने वाली नहीं है। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक थोड़ा बहुत करेक्शन का इंतजार मिलेगा। बाकी आप ये नहीं जा सकते कि आप बैक में जाके, आप जैसे कोरोना का टाइम आया था उस टाइम पे जाके आप इन्हें वापस खरीद पाएंगे, ये नामुमकिन सा लगता है। पर हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। मार्केट अपना सेंटीमेंट
न्यूज़ पे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे अप्स एंड डाउन्स करता रहता है। बाकी मार्केट की और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आप सबको पता है, बहुत ही स्ट्रांग है। अब चलते हैं डिस्कशन पे। ये निफ्टी 50 का 1 साल का चार्ट है, आप अब जो देख रहे हैं, आप देखेंगे तो इस चार्ट ने बहुत कम इस लाइन को, जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये 50 डीएमए की लाइन है, इस चार्ट को बहुत कम ब्रेक करा है। यह अधिकतर 1 साल में उसके ऊपर ही रहा है। और अगर मैं पिछले 5 साल पे लेके जाता हूँ तो 5 साल में भी इसमें डिप मिले हैं, पर आप देखेंगे कि इसमें डिप येलो लाइन के ऊपर ही टच करके निकल जाता है 50 डीएमए को। जब ये 50 डीएमए के नीचे आता है तो कोई कंडीशन होती है, जैसे उस टाइम पे मार्केट अपना 50 डीएमए टच करने की कोशिश करता है। जब 50 डीएमए तोड़ता है तो अपना 200 डीएमए भी 17 जून 2022 को जैसे इसने अपना 50 डीएमए तोड़ा था और 200 डीएमए भी तोड़ा था, जब 15,293 रुपये 50 पैसे का इसका 50 डीएमए चले गया था, जबकि इंडेक्स का डीएमए 16,673 रुपये 17 पैसे का था और 50 डीएमए 16,431 रुपये 62 पैसे का था। तो बहुत कम ये 200 डीएमए तोड़ता है। मार्केट की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूस जारी रहने की उम्मीद है और ये रहनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट के, भारतीय मार्केट के और इंडेक्स के। अब बात करते हैं निफ्टी 50 में शामिल होने वाली 50 कंपनियों की जिनके हाईएस्ट मार्केट कैप हैं। तो मार्केट कैप वाइज अगर हम बात करते हैं तो इसकी सॉर्टिंग लगा देते हैं। मार्केट कैप बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप सबसे बड़ा मार्केट कैप है, फिर आता है टीसीएस का, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, फिर आईसीआईसी, फिर इन्फोसिस, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, सन एंड टर्बो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी। ये मार्केट के कुछ एक बिग डैडीज हैं जो मार्केट कैप वाइज बड़े हैं। पर अब इनमें शामिल कुछ एक कंपनियां ऐसी भी हैं जो अभी वर्तमान में अपने बिग डैडीज तो बड़े हैं, पर आपको लगता है कि ये इनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है या प्राइस है वो ज़्यादा है या कम है। तो हम सिंपल से लॉजिक पे काम करेंगे। इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों की पी का मीडियन चेक करेंगे, मीडियन एवरेज। इन 50 कंपनियों का मीडियन का एवरेज निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकी पी देखते हैं, इसका एवरेज पी का मीडियन कितना है। इन 50 कंपनी के पी का मीडियन है 30.12। आप फिर देखेंगे 30.30.12। हमने ऊपर मीडियन चेक करा था, मार्केट की पी थी निफ्टी 50 की 22.6, पर इन सब का मीडियन भी 30.12 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मार्केट में कुछ कंपनियां ओवर वैल्यूड भी हैं। अब इन ओवर वैल्यूड कंपनियों की आप छटनी कैसे करेंगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। 30 का वैल्यू ज़्यादा है, 22.6 से 30 की, तो हम इसमें सॉर्टिंग करते हैं इनकी पी वैल्यू वाइज, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और आप जाके एक फ्यूचर में अगर हिकअप्स लगे तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप करेक्शन से डरते हैं और आपका इन्वेस्टिंग नज़रिया अगर 1 से 3 साल का है तो आपको इनमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, पर अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। स्टार्टिंग करते हैं बीपीसीएल। इसका पी 7.66 है। इसकी आरएसआई की बात करें तो ये आरएसआई 63.17 है। आरएसआई टेक्निकल फैक्टर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में इसकी खरीद किस हिसाब से चल रही है। तो इंडेक्स का 22 पॉइंट समथिंग है और मीडियन सभी कंपनियों का मिला के 30.12 है। तो कोल इंडिया एक परफेक्ट बैट है जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, क्योंकि ये फ्यूचर में अपने 22 पॉइंट जो इंडेक्स की वैल्यू है उससे ऊपर जाने की इंडेक्स के बराबर आने की क्षमता रखता है, उसको अपने डबल होने की क्षमता रखता है। साथ ही
इसके जो फंडामेंटल्स हैं वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा ONGC को आप कंसीडर कर सकते हैं, पर ONGC मार्केट के तेल के अकॉर्डिंग चलता है। इसके बाद अगर बैंकिंग का भारत की तिजोरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध हैं। 9.97 की पी है, 9.97, और 812 813 का इसका जो भाव था वो कल का भाव था। वीडियो हम आज बना रहे हैं 8 अगस्त को 2024 को, तो हो सकता है अभी आज मार्केट खुलने पे कुछ ऊपर नीचे हुआ, पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कहीं डर नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं समझ सकते कि इसमें कोई डर है। टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 11.22 की पी है, 1035.70 पे है। साथ ही में इसमें आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो आप टीवी पे देखते हैं बाय सेल रिकमेंडेशन, ये मेजरली आता है टेक्निकल रिटेलर्स के लिए। हम अगर बात करें म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं या बड़े फंड मैनेजर होते हैं, उनको तो ये टेक्निकल देखने की मनाही होती है। वो कभी टेक्निकल्स पे काम नहीं करते हैं। उनको ये तक बोला जाता है कि आप टेक्निकल के लिए टीवी भी ना देखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टेक्निकल्स पे कभी काम नहीं करते हैं। वो अपने जो भी शेयर का अगर परचेज करते हैं तो वो वैल्यूएशन देख के करते हैं कि किसकी क्या वैल्यूएशन है। वो टेक्निकल्स पे नहीं देंगे किसने पिछले 12 महीने में क्या रिटर्न दिया है। वो कभी भी एक दिन के लिए सेल बाय नहीं करते हैं, वो करते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। तो वो अपने बेसिक पी पे कंपनी की पी देखेंगे, कंपनी का OPM देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करेंगे, कंपनी के ROC देखेंगे, कंपनी का CAGR देखेंगे, ठीक है, कंपनी की सेल्स देखेंगे, और उस अकॉर्डिंग दूसरा कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन जरूर चेक करेंगे, और मैनेजमेंट भी चेक करते हैं। तो वो लोग लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड ज़्यादातर समय फ़ायदेमंद ही बैट में रहते हैं। और भारतीय म्यूचुअल फंड इस टाइम पे सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि रिटेलर्स अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए ही डाल रहे हैं। अब चलिए वापस आते हैं बैक टू टॉपिक, किस जगह और इन्वेस्टमेंट करना बनता है। इंडसइंड बैंक, बैंकिंग में देखा जाए तो ये सस्ता बैंक है, पर बीच में कुछ हिंदुजा ग्रुप के इश्यूज रहे, इस वजह से इसमें थोड़ा हिकअप रहा। मार्केट में कुछ इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन रही, पिछले रिजल्ट्स भी कुछ नहीं ऐसे नहीं रहे। एक्सिस बैंक लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा काफ़ी हल्का रहा है, उससे पहले रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट को आप जज करके आप इसको वो नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बात करें तो इसकी पी 13.12 की है, और RSI की भी बात करें तो अभी ये ओवरसोल्ड की वैल्यू में पड़ा है मेरे हिसाब से, और ओवरसोल्ड हो सकता है। 29.28 30 के नीचे आ चुका है। इंडसइंड बैंक भी 29.99 है। समहाउ श्रीराम फाइनेंस की देखें आप, श्रीराम फाइनेंस 14.55 के पीई पे है। आपको इसकी वैल्यू जरूर ज़्यादा लग रही होगी। करंट प्राइस 2,928 रुपये 20 पैसे पर ये है। अगर पी के अकॉर्डिंग देखें, इसकी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी कम है। और बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज जिनको हम 2 ही बैंक कंसीडर करते हैं, भारतीय तिजोरी SBI और HDFC, ये सेकंड तिजोरी बोलते हैं इंडिया की, ये प्राइवेट बैंकों में से एक है। 1627 का भाव इसका कल तक का था जो बंद भाव है, पर इसकी पीई भी 18.18 की है, और साथ में इसकी RSI भी 49.79 की है। तो ये कहीं मिड में है। ये वापस ऊपर जाने के लिए जंप कर रहा है, देख रहा है कि जंपिंग मार्केट की कंडीशन ठीक होते ही, क्योंकि इसके पास अपना प्रमोटर ने सारा स्टेक इसका नहीं है, FPI और FII और DII के पास मेजरली इसमें स्टेक ओन्ड है, पब्लिक के पास कम स्टेक है, इसलिए मार्केट के बड़े मूव्स ही इसको डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं हाईएस्ट पी की। इसमें कौन किसके हैं? टाटा स्टील, इसका पी 119.13 है, जो एक बड़े हाई पी पे काम कर रहा है। इंफ्रा अगर डाउन चलता है, चीन के फंडामेंटल ख़राब चलते हैं या ग्लोबल फंडामेंटल ख़राब चलते हैं, तो टाटा स्टील का कंजप्शन होना बहुत मुश्किल है।
मुश्किल तो नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी कंजम्पशन स्टोरी चल रही है, पर टाटा स्टील में कंजम्पशन स्टोरी तभी बनेगी क्योंकि ये एक लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, उनमें से आता है इंडिया का। अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर का एक लीडर है अपोलो हॉस्पिटल, इसका पी भी 107.69 है, करंट मार्केट प्राइस 6721.55 की है। टाटा कंज्यूमर, इसकी पी भी 89.05 की है। अदानी 87.91 की है, 3204 है। कहने का मतलब इतना सा, अगर मार्केट में करेक्शन आएगा कभी, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कोई बड़ा करेक्शन अवेटेड है कि, पर जब भी जैसे कोरोना महामारी के टाइम पे कुछ करेक्शन आया था तो सबसे पहले किन हॉस्पिटल्स या शेयर्स में करेक्शन हुआ था, वो हुआ था हाईएस्ट पी वालों में, जिनकी पी लो है वो फिर भी इतना नीचे नहीं गिरे थे पर वो एक जस्टिफाइड वे में थे। और अगर गिरे थे और तो जिन्होंने खरीद लिया उस टाइम पे वो आज फायदे में है क्योंकि वापस वो रेट वापस नहीं आने वाले। चलिए बात करते हैं अब एक दो स्टॉक्स की। सबसे पहले मार्केट में जिनकी वजह से बड़े मूव आते हैं उन स्टॉक की बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, ये मार्केट का सेकंड लार्जेस्ट मूवमेंट वाला स्टॉक है, जिसकी अगर मूवमेंट होने से सिचुएशन बनती है, बिगड़ती है। सबसे पहले HDFC है जिसका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 में। तो हम पहले रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसकी करंट प्राइस 2914 है, 52 वीक हाई 3218 का है जो अभी इसने कुछ समय पहले बनाया था, और 52 वीक 2220 रुपये का। स्टॉक पी 28.7 की है, बुक वैल्यू इसकी 1173 है, और डिविडेंड यील्ड इसकी जो सालाना निकलती है 0.34% है। ROC 9.99% है, ROE 9.23% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसमें काफ़ी सारे ही कंपनियाँ जैसे रिटेल हो गया, इसमें जियो हो गया, इसमें पेट्रोलियम बिजनेस हो गया, इसमें इनके काफ़ी इंफ्रा बिजनेस हो गया, काफ़ी कुछ बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये कंपनी मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। इसके पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न दिए हैं। प्लेज, कंपनी बिल्कुल प्लेज फ्री है, कोई प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ, इतनी बड़ी कंपनी है इसलिए आपको इसमें कम दिखाई देगी 6.78, पर ये 6.78 भी हाथी चलता है ना तो उसके मुंह से दुनिया हिलती है। 6.78 इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी जब चलती है जिसकी आपको कम दिख रही है सेल्स, ये बहुत ज़्यादा है। और प्रॉफिट ग्रोथ 6.72 ये लास्ट क्वार्टर की है, ये भी काफ़ी बड़े हैं। डेप्ट कोई खास डेप्ट नहीं है, जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से 3,46,142 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.4 है। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल भी इन्वॉल्व है। 200 DA में इसका 2819 रुपये है, जो इसका टूटना मुझे कभी लगता नहीं है सच मुमकिन होगा, पर यह अभी 50 DMA की बात करें तो ये अभी अपने 50 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो 50 DMA इसका 3009 है प्रीवियस डे का। RSI की बात करें तो 40 के नीचे है, 39.5 है। अब बात करते हैं इसमें FII और DII की होल्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट भी कर रखा है, और इसमें क्योंकि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन है, अभी जियो ने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं तो लोगों को लगता है रिटेल एक प्रॉफिटेबल मूव की तरफ जा रहा है, तो इसमें DII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है नॉमिनली, और नॉमिनली ही FII ने अपनी कुछ स्टेक कम करा है, जो हैंड टू हैंड चेंज हुआ है। बात करते हैं जी फैक्टर की। इसका जी फैक्टर 3 पे है,
पियोट्रस की स्कोर इसका 6 है और ग्राहम नंबर 1637 है। ग्राहम नंबर की हम बात करें तो उसकी एक्चुअल में एक वैल्यू निकलती है। अगर आप ग्राहम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिर किसी वीडियो में इस ग्राहम नंबर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ग्राहम नंबर इसका 1637 है। अब आ जाते हैं नीचे। आपको जैसा कि बताया था कि 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, पर ज़्यादा टाइम तक 50 DMA के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। एक साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप, क्योंकि इसको मार्केट मूवर में भी शामिल करा जाता है। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो निफ्टी को HDFC, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, ऐसी कंपनियां अगर परफॉर्म नहीं करती हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है तो ITC निफ्टी का मूव करना मुश्किल है। तो इसका परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। वह क्योंकि ये हमारा स्ट्रांग मूवमेंट है, इनके खुद के बिजनेस इतने प्रॉफिटेबल हैं, इंडेक्स की मूवमेंट स्ट्रांग है, तो ये परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस करा है। इसके प्रोज में आता है, कॉन्स में आते हैं इसके लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.70 है लास्ट 3 साल का। कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें खैर कंपैरिजन गलत दिया है, इसको एज ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हिसाब से ही कंपैरिजन दिखाया गया है, जबकि इसको एक टेलीकॉम, एक ट्रेंट, वेस्टसाइड, टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको हर तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। ये एक अकेली कंपनी है जिसका कंपैरिजन यहाँ पे गलत करा गया है, केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरह या रिफाइनरीज की तरह। बात करेंगे सेल्स की। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग जून 2024 में डिक्लेयर क्वार्टर में इनकी सेल्स थोड़ी कम हुई है। एक्सपेंसेज भी उसी अनुपात में कम हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी आई है और OPM 17% रहा, 1% से OPM घटाया। अदर इनकम में भी कमी हुई है। आप देखेंगे 4,534 थी, 3,983 हुई है। इंटरेस्ट जरूर इनका बढ़ा है। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इनके कम हुए हैं, टैक्स इनका बड़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 21,243 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में 17,445 करोड़ का है। EPS पे आते हैं, मेन चीज़ जहाँ पे हम ट्रैक करते हैं क्या ये खरीदने के लिए अभी भी इसमें जान है। जी मुझे तो बिल्कुल लगती है इसमें जान है अभी भी। आप बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर, 1 जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024, इन 4 क्वार्टरों के EPS की बात करें तो उससे कम EPS पे अभी ये मिल रहा है। आप बोलेंगे प्राइसिंग तो है ही है। आप प्राइसिंग मत जाइए, आप प्रॉफिट अर्निंग पे जाइए, आप CAGR पे जाइए, आप ROC पे जाइए, तब आप बात करेंगे। तो ये अभी वाकई में इन्वेस्टमेंट लायक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट लायक है। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। साथ ही में जब इसका कंपनी का स्प्लिट होगा रिटेल का या जियो टेलीकॉम का, तो आपको इसके एक्स्ट्रा शेयर भी मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं। ये साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस की बात है। सेल्स सालाना आप चेक करेंगे तो हर साल बढ़ी ही है, बढ़ती हुई सेल है। केवल मार्च 2021 में इसकी सेल घटी थी, क्योंकि रीज़न कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, उसी वजह से वो इम्पैक्ट दिखे थे। एक्सपेंसेस मार्च 2024 में लगभग सेम से ही हैं, फ़र्क इतना नहीं है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग सेल्स है उस अकॉर्डिंग इसको नहीं गिना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बड़ा था, 1,62,233 करोड़ का
अदर इनकम थी इनकी 16,057 करोड़ की। और ओपीएम अगर हम परसेंट में बात करें तो ओपीएम होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ये समझना भी ज़रूरी है, जो 18% का रहा है। इंटरेस्ट इनका बड़ा है 23,118, डेप्रीसिएशन 50,832 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 1,04,340 करोड़ का था और टैक्स परसेंटेज 25% की है। सेफ हेवन की अगर बात करें तो यह एक इन्वेस्टमेंट बेट है अभी भी। नेट प्रॉफिट की बात करें, आप नहीं खरीद सकते, आप मत खरीदिए, अपने एडवाइजर से बात कीजिए, पर आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे एसआईपी आप शेयर्स में भी लेते हैं, वैसे इसकी जब भी ये नीचे गिरे आप खरीद सकते हैं अपना 1-1, 2-2 नंबर, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है आपको लगेगा, पर अगर देखा जाए तो इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ बड़ी प्राइस नहीं है। 4 क्वार्टर बाद ये एडजस्टेड ईपीएस पे काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी बड़ा है। ईपीएस देखेंगे तो आप 102.9 का है और डिविडेंड पे आउट 10% के रहे हैं। अब आ जाता है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। देखेंगे 10 साल में 8% की रही थी इसकी। अब आप इसकी ग्रोथ स्टोरी चेक करेंगे तो 5 साल में बढ़ के 2% 10% की हो गई और पिछले 3 साल में 10% से बढ़ के 25% की हो गई। तो आप इसकी ग्रोथ स्टोरी चेक करेंगे तो किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से ये अपने आप को शेप अप कर रहा है एज ए बिग डैडी। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे 13% 10 साल में थी। कुछ कंपनियां सेग्रीगेट भी हुई, उसका एक रीज़न ये है जैसे जियो फाइनेंस अलग निकल चुकी है, इसकी 1-2 कंपनियां अलग जा चुकी हैं, जिस वजह से इसके प्रॉफिट में भी ये 10 साल वाली स्टोरी और 5 साल वाली स्टोरी में थोड़ा चेंज आया है। जियो फाइनेंस अलग हुई है और भी कुछ इसमें से अलग हुआ है, तो अब ये शायद जियो टेलीकॉम भी अलग होगा और रिटेल भी अलग होगा, तब इसकी स्टोरी में वो अलग आएगी। अब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में 13%, 5 साल में 12%, 3 साल में 16% का रहा है। स्टॉक प्राइस की बात करें 10 साल में CAGR की बात करें 21% की रही है, 5 साल में 23% की, 3 साल में 15% की और 1 साल में 16% की रही है। आप ये देखें 3 साल में 15% और 1 साल में 16%, तो ये तो 1 साल स्टार्ट ही हुआ है, इन्हें तो बढ़ना ही है, बड़ी कंपनियों को तो बढ़ना ही है। इंडेक्स चलेगा तभी मार्केट की स्ट्रेंथ दिखेगी, तभी FII पैसा लगाने आएंगे, तभी रिटेल इन्वेस्टर भी कमाएगा। तो लार्ज कैप का बिग डैडी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें, अब 10 साल में 10% की थी, फिर उसके बाद 5 साल में भी 9% रही है, 3 साल में 9% रही है, लास्ट साल में 9% रही है। तो कंसिस्टेंट इसने अपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी कायम रखा है, चाहे कंपनी इससे निकल गई हो, इक्विटी पे रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सब लोग समझते हैं इनकी कितनी इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व कितने हैं, बोरोविंग मतलब उधारी कितनी है। इन्होंने सबसे अप्रिशिएबल चीज़ ये करी है, पिछले साल इन्होंने अपनी उधारियाँ कम करी है, ठीक है। इनकी लाइबिलिटीज़ बड़ी हैं, फिक्स एसेट इनकी बड़ी है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ध्यान देने योग्य बात है CWIP। यह क्या है? आप CWIP को ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपने उसमें 100 रुपये लगाए थे, आपकी जेब में 20 रुपये आ चुके हैं, 10 रुपये का आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो आपके पास 30 रुपये आपके पास पड़े, 70 रुपये का भी आपको पता नहीं है वह 70 रुपये कहाँ है, वह 70 रुपये यही हैं। CWIP वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसे कहते हैं, एब्रीविएशन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को समझने के लिए आप स्टार्ट करें मार्च 2013 से 9,952 करोड़ से लेके जस्ट 2014 में देखिए इसकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 91,494। किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम चेक करना है कि वो कैसे काम कर रही है तो उसकी कैपिटल की वर्क इन प्रोग्रेस चेक करना ज़रूरी है।
कुछ कंपनियां छोटी कंपनियों में नहीं, ये बड़ी कंपनियों में चेक करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसकी ग्रोथ स्टोरी देखने के लिए आप इसकी कैपिटल देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है साल दर साल, साल दर साल। ये 2018-19 में शायद कोरोना का इम्पैक्ट था, उस टाइम पे इनकी कैपिटल रिड्यूस करी थी, मार्केट में रिड्यूस हुई थी, क्योंकि मार्केट में धंधा आ नहीं रहा था, तो मार्केट का पैसा वापस पॉकेट्स में आ रहा था। उसके बाद इन्होंने मार्च 2021 में अपनी कैपिटल ये देखिए वापस बढ़ानी स्टार्ट करी 20 के बाद में। फिर देखिए मार्च 2023 में 2,93,000 करोड़ और मार्च 2023 में 1,52,383 करोड़। इसका एक रीज़न भी है कि इनसे जियो फाइनेंस अलग हो गया है, कुछ कंपनियां अलग हो गई हैं, तो थोड़ा सा उस वजह से इनकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम हुआ है, वरना ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनका बढ़ा था। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा है। अभी कुछ इन्वेस्टमेंट इनका कम हुआ है, शायद वही एक वजह है। आ जाते हैं इन्वेंट्री डेज पे। इन्वेंट्री डेज इनके बड़े हैं साल दर साल 95, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इन्वेंट्री मैनेज करना ही बड़ी बात है कि पैसा लगा है। डेप्टर्स डे इनका बड़ा है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी कंपनी के डेप्टर्स डे बढ़ते हैं और इन्वेंट्री बढ़ती है तो कंपनी प्रोग्रेस में है, पर उसकी कैश कन्वर्जन साइकिल कम होना ज़रूरी है। डेज पेबल इनके इंक्रीज हुए हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल ये देखिए आप इनकी कम होती गई है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, -3 में चल रही है। वर्किंग कैपिटल डे 33 हुए हैं इनके, बड़े हैं। और ROCE 10% की हुई है, जो पिछले साल 9% की थी, तो एवरेज ROCE की हम बात करें तो 10% की है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग जून जो अभी लास्ट क्वार्टर गया है, इसमें इनकी परफॉर्मेंस आई है, तो इनमें इन्होंने अपनी प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाया है। आप यहाँ फिर नोटिस करेंगे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बढ़ाते हैं? प्रमोटर अपना स्टेक इसलिए बढ़ाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी पे विश्वास है और वो अर्निंग करेंगे तो उनको डिविडेंड या कुछ देना पड़ेगा, तो वो बांटना पड़ेगा। FII की आप बात करें तो FII ने ज़रूर अपना कुछ हिस्सा कम करा है। DII की बात करें, DII ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा 0.9% है, पब्लिक का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि रेटें लोगों को डर लगता है कि इतना बड़ा महंगा शेयर हो गया कि अब चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बात करते हैं FII की, कौन कौन इन्वेस्टेड है। यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड इसमें इन्वेस्टेड है, जो 1.24 था, अभी जिन्होंने हिस्सा घटा के 1.15 करा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टेड है, 1.49 था, जिसने घटा के 1.25 करा है। नाउ बात कर लेते हैं DII की। DII में लाइफ इंश्योरेंस है ऑफ इंडिया है, जिसने मार्च 2024 में 6.29 था, अभी 6.27 है। SBI म्यूचुअल फंड है, जिसका 2.30 था, उसने अपना हिस्सा 2.45 करा है। तो DIIs में SBI म्यूचुअल फंड ने भी इस पर अपना ट्रस्ट बढ़ाया है। अब देखते हैं पब्लिक इन्वेस्टर में कोई ऐसा इन्वेस्टर है नहीं। तो कुल मिला के मोटी मोटी अगर बात करनी चाहें तो अगर इस टाइम पे रिलायंस, हम फिर इस चार्ट की बात करेंगे, इंडस्ट्री अपने 50 DMA से नीचे चल रहा है, एक मार्केट का छोटा मोटा जर्क है, ये झेलेगा और निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो फिर बड़े टारगेट की तरफ जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका दूसरा रीजन भी है कि जियो ने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं, टैरिफ 20% से टैरिफ की अपनी ग्रोथ के लिए है, तो 20% का कितना बड़ा जंप आएगा इनके टैरिफों में, आप समझिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में वन टाइम खर्च हुआ था, एक रीज़न ये भी रहा है। तो जियो का अब इन्होंने प्राइस अपने बढ़ा दिए हैं जियो टेलीकॉम के, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना ज़रूरी है और वो ज़रूर बढ़ेगी। तो आप ये मान के चलिए जो अभी प्राइस है वो अगर आप 1 साल या 2 साल बाद बात करेंगे तो ये सेम प्राइस आपको नहीं मिलने वाले। हाँ,
ये छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको हमसे कुछ इंक्वायरी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पे स्टॉक पे आपको वीडियो बनवाना है, तो आप हमारे नंबर 9828998289 पे SMS कर सकते हैं। जिन स्टॉक्स की हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज हमने निफ्टी 50 में रिलायंस कवर करा है, कल हम कुछ और कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। साथ ही में हमारे हेल्पलाइन नंबर 982899 पे आप अपनी क्वेरी और लर्निंग की जानकारी मांग सकते हैं। अगर आप हमारे पेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो यह हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा। धन्यवाद।